तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम। यानी स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम के लिए क्या महत्व है, क्या इम्पोर्टेंस है। सो किसी भी कम्युनिटी में क्या स्पीशीज़ की जो डाइवर्सिटी है या उनका नंबर है, क्या उससे उसकी फंक्शनिंग का या इकोसिस्टम की फंक्शनिंग पर कोई प्रभाव पड़ता है। जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ हैं, क्या उससे उतना इकोसिस्टम की फंक्शनिंग बेटर हो जाती है। ये क्वेश्चन जो है, इसको इकोलॉजिस्ट बहुत समय से इसका आंसर तलाश रहे हैं, इसके ऊपर मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है। कई दशकों से, यानी मैनी डिकेड्स से इकोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो कम्युनिटीज़ जिसमें स्पीशीज़ ज़्यादा हैं, वो कम्युनिटीज़ ज़्यादा स्टेबल होती हैं। अगर मुकाबले में देखा जाए, कंपेयर किया जाए तो उन कम्युनिटीज़ से जहाँ स्पीशीज़ कम है। सो अगर कम्युनिटी ए है और कम्युनिटी बी है, कम्युनिटी ए में 500 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं और कम्युनिटी बी में 280 स्पीशीज़ एग्जिस्ट करती हैं, तो ऐसा देखा गया है कि जो कम्युनिटी है जिसमें ज़्यादा स्पीशीज़ हैं वो ज़्यादा स्टेबल है। What exactly is stability for a biological community? तो बायोलॉजिकल कम्युनिटी के लिए स्टेबिलिटी, अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका क्या मतलब है। स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी। यानी किसी स्टेबल कम्युनिटी में जो प्रोडक्टिविटी है वो साल दर साल ज़्यादा चेंज नहीं होनी चाहिए, वह लगभग एक समान रहे या थोड़ा बहुत ही कम हो, ज़रूरत से ज़्यादा कम ना हो, अगर डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं नेचुरल या मैन मेड। तो हम जानते हैं हर साल कोई ना कोई डिस्टरबेंस आ सकता है, कोई प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, मानव जनित कारण भी हो सकता है, जिसके कारण कम्युनिटीज़ के अंदर प्रोडक्टिविटी वेरी कर सकती हैं। तो ऐसी कम्युनिटी स्टेबल मानी जाएंगी जिनके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रहे, ऐसा ना हो कि प्रोडक्टिविटी घट जाए तो वेरिएशन ज़्यादा ना रहे। एंड इट मस्ट ऑल्सो बी, सेकेंड पॉइंट, इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू इन्वेजन्स बाय एलियन स्पीशीज़। ऐसी कम्युनिटीज़ स्टेबल मानी जाएंगी जहाँ पर जो एलियन स्पीशीज़ हैं उनसे खतरा कम से कम हो, यानी एलियन स्पीशीज़ वहाँ पर इन्वेड ना कर पाएँ। तो ऐसी कम्युनिटीज़ को हम स्टेबल मानेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टेबल कम्युनिटी किसे कहते हैं। We don't know how these attributes are linked to species richness in a community, but David Tillman long-term ecosystem experiments using outdoor plots provided some tentative answers. तो डेविड टिलमैन ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए कुछ प्लॉट्स पर, तो वहाँ पर उसने क्रॉप्स लगाए, बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स लगाए, और उन एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उसने कुछ आंसर्स तलाशे। टिलमैन ने देखा कि जो प्लॉट्स थे जिनमें स्पीशीज़ ज़्यादा थीं, उन स्पीशीज़ में वेरिएशन कम आए, और वेरिएशन को किससे नापा गया, बायोमास से। तो प्रोडक्टिविटी को आपने नापा, स्पीशीज़ को आपने बढ़ा करके रखा, ठीक है ना। तो सपोज़ एक प्लॉट ये है ए और एक प्लॉट है बी, दोनों प्लॉट्स में आपने प्लांट्स लगाए, एक प्लांट्स का नंबर आपने इक्वल रखा लेकिन आपने डाइवर्सिटी रखी, मतलब ए में डाइवर्सिटी ज़्यादा थी, मोर डाइवर्सिटी, और बी में डाइवर्सिटी कम थी। यानी एक जैसे प्लांट्स थे ज़्यादातर बी में, और ए में डिफरेंट काइंड्स के प्लांट्स थे जो आपस में इंटरडिपेंडेंट थे। तो ही फाउंड दैट विथ मोर स्पीशीज़ द डिफरेंस इन द बायोमास is less year by year, so the variation was very less. तो बायोमास का जो डिफरेंस था ए में देखा गया तो वो इतना नहीं था, वेरिएशन इतना नहीं था, साल दर साल एक जैसा ही बायोमास आ रहा था, यानी ज़्यादा स्टेबिलिटी थी कम्युनिटी में। जबकि बी में बायोमास में काफ़ी वेरिएशंस देखने को मिले साल दर साल।
और टिलमैन ने ये भी देखा, उन्होंने ये भी शो किया कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी होगी। तो जितना ज़्यादा स्पीशीज़ डाइवर्सिटी थी उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव वो एरिया रहेगा। तो हमारे पॉइंट ये मन में क्लियर हो रहे हैं कि प्रोडक्टिविटी इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट टू द डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कम्युनिटी। और इसमें हमको किसका नाम याद रखना है? डेविड टिलमैन का नाम याद रखना है। इनकी स्टडीज़ को हमें ध्यान रखना है। Although we may not understand completely how species richness contributes to the well-being of an ecosystem, we know enough to realize that rich biodiversity is not only essential for ecosystem health but imperative for the very survival of human race on this planet. अभी हम पूरी तरह ये जान नहीं पाए हैं कि स्पीशीज़ रिचनेस किस प्रकार से किसी इकोसिस्टम की वेलबींग के लिए काम करती है, कंट्रीब्यूट करती है। बट हम ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी किसी जोन में उतना ज़्यादा इकोसिस्टम की हेल्थ अच्छी रहेगी और अल्टीमेटली ह्यूमन रेस के रहने के लिए इस प्लेनेट पर अच्छी कंडीशंस बनी रहेंगी। At a time when we are losing species at an alarming pace, one might ask, does it really matter to us if a few species become extinct? इस समय आपके धरती पर स्पीशीज़ के जो एक्सटिंक्ट होने का जो रेट है वो बहुत तेज़ है और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमें ये मैटर करता है कि ये जो स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं हमारे सामने, क्या ये हमको रियली मैटर करता है? क्या हमें उन्हें एक्सटिंक्ट होने देना चाहिए? क्या वेस्टर्न घाट्स पर पाया जाने वाला इकोसिस्टम कम कारगर होगा अगर उस वेस्टर्न घाट में पेड़ों पर रहने वाला जो फ्रॉग होता है उसकी स्पीशीज़ चली जाए? एक क्वेश्चन के तौर पर, हाउ इज़ अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ अफेक्टेड इफ से इंस्टेड ऑफ 20,000 वी ओनली हैव 50,000 स्पीशीज़ ऑफ एंट्स ऑन अर्थ? क्या हमारी लाइफ पर प्रभाव पड़ेगा? मान लो कि अगर धरती पर 20,000 आंट स्पीशीज़ हैं, चींटियों की स्पीशीज़ हैं और केवल 15,000 रह जाएं, तो क्या हमारी लाइफ पर कोई फ़र्क पड़ेगा इससे? तो ऐसे सवाल जो हैं ये हमको बड़ा मंथन करने पर मजबूर करते हैं। इन सब सवालों का कोई डायरेक्ट आंसर अभी तक नहीं है, ठीक है ना? बट हम एक एनालॉजी निकाल सकते हैं, यानी एक ऐसी थ्योरी निकाल सकते हैं इस सवाल को और पुरानी बातों को ध्यान में रख के, जिसको रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस कहा स्टैनफोर्ड इकोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था पॉल एहरलिच। पॉल एहरलिच ने रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस नाम की एक हाइपोथेसिस बताई। उन्होंने ये बताया इसको एग्जाम्पल के तौर पर कि सपोज़ एक एयरप्लेन है। एयरप्लेन क्या है? इकोसिस्टम है। तो उन्होंने एयरप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर किया। इस एयरप्लेन में जितने भी पार्ट्स हैं उस एयरप्लेन के, वो सारे के सारे जॉइंट हैं हज़ारों रिवेट्स से। रिवेट्स लगी हुई हैं हज़ारों। तो जैसे बोल्ट होता है, बोल्ट की तरह रिवेट्स होती हैं। तो रिवेट्स में जगह जगह पर और अलग अलग पार्ट्स उसके जुड़े हुए हैं। रिवेट्स क्या है? स्पीशीज़ हैं। तो एयरप्लेन हो गया इकोसिस्टम और रिवेट्स हो गई स्पीशीज़। अगर इस एयरप्लेन में चलने वाले पैसेंजर्स अपने गंतव्य पे पहुंचने के बाद जब वो उतरें एयरप्लेन से, तो वो एक काम करें कि वो एक एक रिवेट को निकाल के ले जाएं। मान लो वो एक एक्टिविटी करें कि वो जब भी उसमें ट्रैवल करेंगे और जब वो उतरेंगे तो एक एक रिवेट को वो ले जाएंगे। अब एक एक रिवेट ले जाने का अर्थ क्या है कि धीरे धीरे समय के साथ स्पीशीज़ को हटाया जा रहा है, वो एक्सटिंक्ट हो रही हैं। तो क्या फ़्लाइट की सेफ्टी पर कोई फ़र्क पड़ेगा? तो हो सकता है कि शुरुआत में आपको फ़्लाइट सेफ्टी पर कोई फ़र्क होता हुआ नज़र ना आए। मान लो किसी ने ऐसी रिवेट निकाली हो जो किसी सीट से रिलेटेड हो, किसी ने ऐसी रिवेट निकाली हो जो किसी हैंडल से रिलेटेड हो,
तो ऐसे पार्ट्स की रिविट्स निकाली हों जो इतने डेंजरस या इतने वाइटल नहीं है, वाइटल कहने का मतलब इतने महत्वपूर्ण नहीं है फ्लाइट स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे अगर रिविट्स निकलती चली गई अलग अलग हिस्सों से प्लेन के, तो क्या इससे वो प्लेन धीरे धीरे वीक पड़ जाएगा? आंसर है यस। एक और बात कि अगर पहली ही रिवेट आपने विंग में वाले पोर्शन से निकाल ली, तो अगर किसी ने पहली ही रिवेट निकाली और वो विंग वाले पोर्शन से निकाल ली, तो क्या पहली ही रिवेट के निकलने से फ़र्क हो जाएगा? आंसर है यस। तो ये बात भी हमें ध्यान में रखनी है कि हो सकता है कि शुरुआत में कुछ स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं जिसका प्रभाव पड़ता हमको इकोसिस्टम पर ना दिखाई दे, लेकिन भविष्य में इसका प्रभाव इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पर ज़रूर पड़ता है। जैसे कि कुछ रिवेट्स को निकालने पर हो सकता है फ़्लाइट सेफ्टी ख़राब ना हो, लेकिन फ्यूचर में वो फ़्लाइट सेफ्टी ख़राब होनी ही है जब रिवेट्स ज़्यादा निकल जाएंगी, तो यानी ज़्यादा स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो सेकेंड थिंग हमने सीखी कि अगर किसी की स्पीशीज़ को, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसे अगर हम उसको अगर हम इकोसिस्टम से निकाल दें, एक ऐसी स्पीशीज़ जो इकोसिस्टम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसको इकोसिस्टम से हटा दिया जाए, तो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा घट जाएगी। तो हमने यहाँ पर की स्पीशीज़ का कंसेप्ट भी समझा, और हमने ये समझा कि अगर किसी भी एरिया की डाइवर्सिटी कम होती है तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी अफेक्ट होती है। पॉल एहरलिच का नाम याद रखना है और रेविट पॉपर हाइपोथेसिस का नाम आपको याद रखना है। ये आपको आंसर करती है अबाउट दैट क्वेश्चन कि बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम का क्या रिलेशन है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एक बात का डाउट तो हमेशा मानेंगे है कि स्पीशीज़ ऐड होने का तो पता नहीं, इकोसिस्टम में कितनी स्पीशीज़ ऐड हो रही हैं, हमारी धरती पर कितनी स्पीशीज़ ऐड हो रही हैं स्पीशिएशन से, इवोल्यूशन से, इस बात का तो अभी हमें क्लियर नहीं हो रहा हमारे सामने, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत छोटी है और इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, स्पीशिएशन का जो प्रोसेस है, बड़ा स्लो है। हाँ, ये बात ज़रूर पता है हमको, इस बात पर डाउट नहीं है कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं, वो लॉस हो रही हैं, हमारे सामने ही स्पीशीज़ ख़त्म हो रही हैं, ठीक है ना। तो हम अपनी आँखों के सामने स्पीशिएशन तो नहीं देख पा रहे, लेकिन हम एक्सटिंक्शन ज़रूर देख रहे हैं। हमारी प्लैनेट की जो बायोलॉजिकल वेल्थ है वो धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही है, और उंगली किसकी तरफ उठानी चाहिए? हमें जो उंगली है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की तरफ उठानी चाहिए, जिनके कारण ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर पैसिफिक आइलैंड्स जो हैं पैसिफिक ओशन में नियर ऑस्ट्रेलिया, जब उनका कॉलोनाइजेशन किया गया ह्यूमंस के द्वारा, जब ह्यूमंस ने वहाँ पे बस्तियाँ बना ली, वहाँ रहना शुरू कर दिया, तब ये देखा गया कि 2000 से ज़्यादा वहाँ की जो नेटिव बर्ड्स थीं, वो बर्ड्स जो वहाँ रहा करती थीं, उनकी स्पीशीज़ जो हैं एक्सटिंक्ट हो गई। 2000 स्पीशीज़ ऑफ नेटिव बर्ड्स वर एक्सटिंक्ट। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है ये ह्यूमन इंटरवेंशन का, एक्सटिंक्शन जिसके कारण हो रहा है। द IUCN रेड लिस्ट, ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। The IUCN Red List 2004 documents the extinction of 784 species in the last 500 years. तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक रेड लिस्ट बनाई है, और उस रेड लिस्ट के अंदर उन स्पीशीज़ का विवरण है जो पिछले 500 सालों में एक्सटिंक्ट हुई हैं, ठीक है ना। कितनी स्पीशीज़ है वो? 784 स्पीशीज़। तो ये डॉक्यूमेंटेड है। 338 वर्टिब्रेट्स हैं इसमें, 359 इनवर्टिब्रेट्स हैं एंड 87 प्लांट्स हैं। कुछ रीसेंट जो एक्सटिंक्शंस हुए हैं वो हैं जैसे डोडो मॉरिशस से, ये एक बर्ड थी। क्वागा
अफ्रीका से। ये डोंकी के जैसा दिखने वाला एक एनिमल था। थाइलेसाइन ऑस्ट्रेलिया से। ये वुल्फ और डॉग के जैसा दिखने वाला एक एनिमल था, मार्सुपियल था। स्टेलर सी काउ, ये सील के जैसा दिखने वाला एक एनिमल था। एंड 3 सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली टाइगर, जावन टाइगर एंड कैस्पियन टाइगर। तो ये एक्सटिंक्शंस हमारे सामने हुए हैं, रिसेंट हैं, हाल ही में हुए हैं। पिछले 20 वर्षों में, लास्ट 20 years, वी हैव विटनेस्ड द डिसअपियरेंस ऑफ 27 स्पीशीज़। पिछले 20 सालों में ही हमारे सामने 27 स्पीशीज़ गायब हो गई हैं धरती से। रिकॉर्ड्स का अध्ययन करने पर हमने ये देखा कि ये जो एक्सटिंक्शन है, ये ऐसा नहीं कि ये कहीं भी किसी भी प्रकार किसी भी स्पीशीज़ का एक्सटिंक्शन हो रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक्सटिंक्शंस जो है रैंडम नहीं है कि किसी का भी कभी भी एक्सटिंक्शन हो रहा है। नो, ऐसा देखा गया है कि कुछ ग्रुप्स ज़्यादा वल्नरेबल हैं एक्सटिंक्शन को लेकर के, मतलब उनको ज़्यादा एक्सटिंक्शन होने का खतरा है। जैसे कि एम्फीबियंस को एक्सटिंक्शन का ज़्यादा खतरा देखा गया है। इस बुरी परिस्थिति में एक बात और जोड़ देनी चाहिए कि 15,500 से ज़्यादा स्पीशीज़ पूरी दुनिया में ऐसी हैं जिनको एक्सटिंक्ट होने का खतरा है, हु आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो मतलब जो आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। अभी देखा जाए तो इसमें 12% बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, 23% मैमल्स की स्पीशीज़ हैं, 32% एम्फीबियन स्पीशीज़ हैं और 31% जिम्नोस्पर्म स्पीशीज़ हैं दुनिया भर में, जो कि एक्सटिंक्शन का खतरा झेल रही हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि ये एक्सटिंक्ट हो जाए। जीवन की उत्पत्ति से लेकर के जो लाइफ की हिस्ट्री रही है धरती पर, उसकी स्टडी करने पर, फॉसिल रिकॉर्ड्स के द्वारा स्टडी करने पर हमने ये सीखा है कि कैसे बड़े स्तर पर स्पीशीज़ का लॉस हुआ है। पिछले काफ़ी समय से लार्ज स्केल पर स्पीशीज़ का लॉस हुआ है इस धरती पर। तो इसको हमने सीखा है, स्टडी किया है। आज इस दौर में भी हम करंटली एक बहुत बड़ा एक्सटिंक्शन देख रहे हैं, है ना। और हमारे सामने और हमारे कारण ये एक्सटिंक्शन और रैपिडली हो रहा है। हम ये मानते आए हैं कि हमारे कारण जो अभी एक्सटिंक्शन चल रहा है ये बहुत रैपिड है। ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ 3 billion years since the origin and diversification of life on earth, there were 5 episodes of mass extinction of species। 5 बार ऐसा हुआ है कि स्पीशीज़ का मास एक्सटिंक्शन हुआ हो, यानी बहुत सारी स्पीशीज़ किसी छोटे लिमिटेड टाइम पीरियड में जल्दी एक्सटिंक्ट हुई हो, इसको बोलेंगे मास एक्सटिंक्शन, है ना। तो 5 बार ऐसा हुआ है पिछले हमारे 3 बिलियन ईयर्स में जो धरती का इतिहास रहा है। सो हाउ इज़ द 6th एक्सटिंक्शन प्रेजेंटली इन प्रोग्रेस डिफरेंट फ्रॉम द वेरियस एपिसोड्स। जो पिछले एपिसोड्स थे एक्सटिंक्शन के, जो 5 बार ऐसा हो चुका है, क्या अभी जो 6ठा एक्सटिंक्शन चल रहा है मास एक्सटिंक्शन, क्या ये 6th एक्सटिंक्शन पिछले 5 एक्सटिंक्शंस से डिफरेंट था? पिछली बार जब मास एक्सटिंक्शंस हुए थे उसमें और इस बार जो मास एक्सटिंक्शन चल रहे हैं उसमें बहुत बड़ा अंतर है। अंतर ये है कि जो रेट है वो बहुत तेज़ है। द करेंट स्पीशीज़ एक्सटिंक्शन रेट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 100 to 1000 times faster than the pre-human times, and our activities are responsible for the faster rates.
अभी जो एक्सटिंक्शन चल रहा है, मास एक्सटिंक्शन चल रहा है, वो 100 से 1000 गुना तेज़ है मानव के एब्सेंस में जो मास एक्सटिंक्शंस हुए थे उसके कंपैरिजन में। यानी हमारे होने से एक्सटिंक्शन का रेट 100 से 1000 गुना तेज़ हो गया है। इकोलॉजिस्ट वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं कि अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो दुनिया भर में पाई जाने वाली आधे से ज़्यादा स्पीशीज़ या आधी स्पीशीज़ समाप्त हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी अगले 100 वर्षों में। अगर यही स्पीड हमारी रही और हमने ध्यान नहीं दिया तो नेक्स्ट 100 ईयर्स में आधी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो जाएगी। इसका खतरा इकोलॉजिस्ट ने जता दिया है। इन जनरल लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन अ रीजन मे लीड टू, होगा क्या डाइवर्सिटी के लॉस से? प्लांट प्रोडक्शन डिक्लाइन होना स्टार्ट होगा। उसके बाद जो हमारा रेजिस्टेंस है एनवायरनमेंट चेंजेस का, जैसे कि ड्रॉट है, प्लांट्स का भी जो रेजिस्टेंस है ड्रॉट को झेलने के लिए या दूसरे एनवायरमेंटल पर्टर्बेशंस, यानी जो उथल पुथल है वातावरण में, उसको झेलने का जो मादा है, जो पावर है, वो घट जाएगी। इंक्रीज्ड वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोसेसेस सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज़ एंड पेस्ट एंड डिसीज साइकिल्स। तो हर जगह हमें अंतर देखने को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। बीमारियां अजीबोगरीब तरीके से फैलना स्टार्ट होंगी। वाटर यूज़ करने की एबिलिटी या तरीके बदलते हुए दिखाई देंगे। प्लांट प्रोडक्टिविटी चेंज होती हुई दिखाई देगी, है ना। तो पेस्ट्स का जो बिहेवियर है या उनका प्रेजेंस है वो चेंज होता हुआ दिखाई देगा। तो इकोसिस्टम में जो प्रोसेसेस चलते हैं वो सब हमें वेरी करते दिखाई देंगे। हमारा रेजिस्टेंस घट जाएगा, प्लांट्स का रेजिस्टेंस भी घट जाएगा, एनवायरनमेंट के जो चेंजेस होते हैं उनको सहने में जो एबिलिटी है वो भी चेंज हो जाएगी और प्रोडक्टिविटी भी घट जाएगी किसी भी इकोसिस्टम की। नेक्स्ट इज़ द कॉजेज़ ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, कि कारण क्या है कि ये बायोडाइवर्सिटी जो है वो घटती जा रही है। तो स्पीशीज़ इतनी तेज़ी से एक्सटिंक्ट हो रही हैं, इतने एक्सेलरेटेड रेट से, कि दुनिया हतप्रभ है। हतप्रभ मतलब हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, कैसे इसको रोकें। अपनी एक्टिविटीज़ ही है इसके पीछे, तो अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे मॉडिफाई किया जाए, ये एक चिंता का विषय है। 4 मेजर कॉजेज़ बताए गए हैं, 4 मेजर कॉजेज़, जिसको हम ईविल क्वार्टेट भी कहते हैं, कि जिनके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। सबसे पहला है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज ड्राइविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स टू एक्सटिंक्शन। भी एक ऐसा कॉज है जिसके कारण प्लांट्स और एनिमल्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और इसका एग्जाम्पल आपको अगर देखना है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से बढ़िया एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो हैं, एक समय ऐसा था कि वो 14% हमारे अर्थ का सरफेस घेरे हुए थे। दीज रेन फॉरेस्ट्स नाउ कवर नो मोर देन 6%। यानी अब समझो, जो पहले 14% एरिया को घेर रहे थे फॉरेस्ट, आज वो केवल 6% एरिया में ही बचे हैं। बहुत जल्दी ये डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं। जब तक आप इस चैप्टर को पढ़ना ख़त्म करोगे उस समय तक 1000 हेक्टेयर की ज़मीन रेन फॉरेस्ट में ख़त्म हो चुकी होगी, लॉस हो चुका होगा इतने रेन फॉरेस्ट का, 1000 हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट का। अमेज़न रेन फॉरेस्ट जो है वो इतना बड़ा है कि उसको हम लंग्स कहते हैं धरती की, और इसमें मिलियंस ऑफ स्पीशीज़ को जगह मिलती है, रहने की स्थान मिलता है। इस अमेज़न रेन फॉरेस्ट को भी लगातार काटा जा रहा है और जगह बनाई जा रही है खेती करने के लिए, सोयाबीन की खेती या और कोई दूसरे कन्वेंशनल क्रॉप्स वहाँ पर ग्रो किए जा रहे हैं। ऐसा भी किया जा रहा है कि इन जंगलों को काट करके घास के मैदान बनाए जा रहे हैं, ग्रासलैंड्स बनाए जा रहे हैं, ताकि जो कैटल्स हैं उनको चरने का स्थान मिले।
लॉस के अलावा, टोटल लॉस के अलावा अगर आप देखें तो बहुत सारी हैबिटेट्स जो हैं जंगलों में जो पाई जाती हैं वो पॉल्यूशन के कारण भी ख़त्म हो रही हैं, और जिसके कारण स्पीशीज़ का नंबर भी कम हो रहा है। तो आप डायरेक्टली जंगल काट रहे हो वो एक रीज़न है, आप खेती के लिए काट रहे हो, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी के लिए कट कर रहे हो, वो एक रीज़न है, लेकिन एक रीज़न पॉल्यूशन भी है जिसके कारण ये जंगल जो है ख़त्म होते चले जा रहे हैं। और अगर ये ऐसा होगा तो हैबिटेट्स की कमी पड़ जाएगी उन एनिमल्स के लिए जो वहाँ जंगलों में रहा करते थे। जब बड़ी बड़ी हैबिटेट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ह्यूमंस फ्रेगमेंट कर देते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं बहुत बड़े जंगल को। तो वो मैमल्स या वो बर्ड्स जो उन जंगलों में रहा करती थी, जिनको लार्ज टेरिटरी की रिक्वायरमेंट थी जीने के लिए, अब उनको दिक्कत आने लग जाएगी भविष्य में, क्योंकि उनको टेरिटरी साइज छोटा हो जाएगा उनका। वो एनिमल्स जो माइग्रेटरी हैबिट्स पर डिपेंडेंट थे, जो एक रीजन से दूसरे रीजन पे जाया करते थे, अब उनका माइग्रेटरी पैटर्न जो है वो अफेक्ट होगा, जिसके कारण उनकी पॉपुलेशन घट जाएगी। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जस्ट वेट। ओके, सपोज दिस इज द फॉरेस्ट, a very large forest। हुआ क्या, इस फॉरेस्ट के सेंटर में से हमने एक रोड निकाल दी। अब आप देखो कि जो स्पीशीज थी जिनको लार्ज एरिया में रहने का, सपोज ये जोन ऑक्यूपाइड था, ये जोन ऑक्यूपाइड था, स्पीशीज़ लार्ज जोन में रहा करती थी, उनको दिक्कत आनी स्टार्ट हो गई। सपोज़ कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी थी जो एक जोन से दूसरे जोन में माइग्रेट करती थी सीज़न चेंज होने पर। तो वो माइग्रेशन जो है उसको खतरा हो गया, बिकॉज आपने रोड निकाली है बीच में से। अब यहाँ पर रोड निकालने से क्या हुआ, रोड निकालने से ये हुआ कि ह्यूमंस ने रोड के किनारे अपने विलेजेस भी सेटअप कर लिए। मैं यहाँ विलेजेस बना रहा हूँ, ये विलेज बन गया, रोड के किनारे इधर भी विलेज आ गया, ये विलेज आ गया नीचे। तो क्या आपको लग रहा है कि इस लार्ज फॉरेस्ट का आपने फ्रेगमेंटेशन कर दिया है? क्या आपने इसको टुकड़ों में बांट दिया है? क्या ऐसा करने पर जो मूवमेंट है स्पीशीज़ का एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, जिसको माइग्रेशन कहते हैं, वो अफेक्ट होगा? क्या जगह की कमी हो जाएगी? क्या बड़े बड़े जोन्स में रहने वाली स्पीशीज़ जैसे कि टाइगर है, जिसको काफ़ी बड़े एरिया की रिक्वायरमेंट होती है रहने के लिए, क्या उनके लिए जगह कम पड़ने लग जाएगी? ऐसे में उनकी पॉपुलेशन क्या डिक्लाइन होगी? तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे और इसका आंसर भी आपको पता चल चुका है कि हाँ भाई, इससे फ़र्क पड़ेगा और स्पीशीज़ का नंबर कम होगा। तो फ्रेगमेंटेशन आपको समझ में आया होगा, हैबिटेट लॉस पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट इज़ द ओवर एक्सप्लॉयटेशन। हमेशा से इस नेचर पर डिपेंडेंट है, खाने के लिए, रहने के लिए, घर के लिए, हैबिटेट के लिए, एवरीथिंग। बट हमारी जो ज़रूरत है, जिसको नीड कहा जाता है, वो अब बदल गई है लालच में, जिसको ग्रीड कहा जाता है। और जब ये ग्रीड में चेंज हो गई है तो इसके कारण हम ये देखते हैं कि हमने अब जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो हमारा नेचर है, उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन शुरू कर दिया है। ज़रूरत से ज़्यादा उसको एक्सप्लॉयट करना, उसका दोहन करना शुरू कर दिया है।
पिछले 500 सालों में बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्शंस जो हैं वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण हुई हैं, जिसको मनुष्यों ने किया है। जैसे स्टेलर सी काऊ, पिजन, जैसे पैसेंजर पिजन है, वो ये मनुष्यों के ओवर एक्सप्लॉयटेशन के कारण ही ऐसा हुआ है कि ये गई हैं स्पीशीज़, एक्सटिंक्ट हो गई हैं। आज की दौर में देखा जाए तो बहुत सारी मैरीन फिशेस दुनिया भर में ओवर हार्वेस्ट की जा रही हैं, यानी उनको समुद्रों से या वाटर बॉडीज़ से ज़्यादा निकाला जा रहा है, ज़रूरत से ज़्यादा खाने के लिए, और जिसके कारण वो एंडेंजर्ड हो गई हैं और हो सकता है आने वाले समय में एक्सटिंक्ट हो जाएं। अगला रीज़न है एलियन स्पीशीज़ इन्वेजन। तो जब भी कोई बाहर से एक्जोटिक स्पीशीज़ आती है या एलियन स्पीशीज़ आती है जो बाहर रहा करती थी किसी और हैबिटेट में, किसी और जोन में, और वो आपके एरिया में इंट्रोड्यूस कर दी जाए अनइंटेंशनली या जानबूझकर किसी भी कारण से, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे वहाँ फैलना स्टार्ट कर देगी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर उस स्पीशीज़ का नेचुरल प्रेडेटर एग्जिस्ट ना करता हो और इस कारण से वो वहाँ फैल जाएगी, जिसके कारण जो इंडिजिनस स्पीशीज़ हैं जो वहाँ रहा करती थी उनको दिक्कत आने लग जाएंगी और हो सकता है वो एक्सटिंक्ट भी हो जाए। जैसे नाइल पर्च को जब इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में, लेक विक्टोरिया कहाँ है, ईस्ट अफ्रीका में, तो उसके कारण आप ये देखेंगे कि 200 स्पीशीज़ से ज़्यादा सिचलिड फिशेस जो थी वो उस लेक में से समाप्त हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई। नाइल पर्च के आ जाने से 200 से ज़्यादा सिचलिड फिशेस जो थी उस लेक में से एक्सटिंक्ट हो गई। तो नाइल पर्च क्या थी, एक एलियन स्पीशीज़ थी। तो इसके आ जाने से इतनी सारी स्पीशीज़ फिशेस की चली गई, तो उसका मतलब ये कैसी स्पीशीज़ हो गई, इन्वेजिव हो गई। You must be familiar with the environmental damage caused and threat posed to our native species by invasive weed species like carrot grass. आपने पढ़ा होगा कैरेट ग्रास के बारे में पहले भी, उसका क्या इफ़ेक्ट है हमारे एनवायरनमेंट पर। लैंटेना, वाटर हाइसेंथ जिसको सौरो ऑफ बंगाल कहा जाता है, इन सब का प्रभाव अपने इकोसिस्टम पर बहुत बुरा है, और ये सारी की सारी इन्वेजिव स्पीशीज़ हैं। रिसेंट एक एग्जाम्पल है इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरीपेनिस फॉर एक्वाकल्चर पर्पस। नाउ अफ्रीकन कैटफिश को एक्वाकल्चर किया गया, उसको पाला जा रहा है मनुष्यों के द्वारा, लेकिन इसके कारण जो इंडिजिनस कैटफिशेस हैं उनको खतरा पैदा हो गया है हमारी रिवर्स में। ओके, तो ये सारे अब एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कैसे एलियन स्पीशीज़ के आ जाने से जो बायोडाइवर्सिटी लॉस है वो जुड़ा हुआ है। लास्ट इज द को एक्सटिंक्शन। व्हेन अ स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, द प्लांट एंड द एनिमल स्पीशीज एसोसिएटेड विथ इट इन एन ऑब्लिगेटरी वे ऑल्सो बिकम एक्सटिंक्ट। हमने ये देखा है कि जब भी कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होती है तो उससे जुड़ी हुई प्लांट और एनिमल स्पीशीज़ जो होती हैं वो भी एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाती हैं। जैसे अगर कोई होस्ट फिश एक्सटिंक्ट होती है तो उस पे रहने वाले जो पैरासाइट्स हैं जो यूनिक उसी पर रहा करते हैं, जो और कहीं नहीं रह सकते, जो केवल उसी की बॉडी में रह सकते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जैसे कोई अगर प्लांट और पॉलिनेटर अगर आपस में मिलकर के म्यूचुअल वे में रहा करते हैं, दोनों एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट हैं, दोनों का को इवोल्यूशन हो रहा है, और अगर एक चला जाता है तो दूसरा अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसको हम बोलेंगे को एक्सटिंक्शन, साथ में एक्सटिंक्ट हो जाना। सो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना होगा, इसके लिए थैंक यू।